students, my name is Fiza Sana and I am here for Geography for class 7. Today we are going to start with our chapter 4 and lecture number 8. अच्छा बेटा, इस तरह है कि ये तो चैप्टर 4 तो इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारा पिछले चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक हमारा लास्ट रहता है, इसको हम साथ कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 4 बाकायदा तौर पर स्टार्ट करेंगे। वो एक छोटा सा टॉपिक था, वो रहता है, उसको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमने देखा था पेज नंबर 32 में हम बेसिकली जो चल रहा था हमारा, वो हम देख रहे थे कि क्या एटमॉस्फेयर, मैंने जैसे आपको बताया था कि हमने लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर देखी थी, इंट्रोडक्शन पढ़ा था एटमॉस्फेयर का, और उसके अंदर हमने देखा था कि कौन कौन सी गैसेस जो हैं आपके एटमॉस्फेयर में शामिल होती हैं, ह्यूमन लाइफ किस तरह से उन गैसेस को जो है वो इफ़ेक्ट कर रही है, उसके अंदर किसी गैस में कमी आ रही है और कोई गैस एक्सट्रीमली जो है वो ज़्यादा होती जा रही है, और उस गैस के ज़्यादा होने से हमें कौन कौन से जो हैं वो चीज़ें या चेंजिंग्स जो हैं फील हो रही हैं या हमें फेस करनी पड़ रही हैं, जो कि ह्यूमन बीइंग्स के लिए या अर्थ के ऊपर जो लिविंग थिंग्स हैं उनके लिए वो डिज़ास्टर्स हैं, ठीक है। उसके अंदर हम देख रहे थे कि एक क्लाइमेट चेंज जो है वो अर्थ सरफेस में देखने में आ रहा है, और वो क्यों है? क्योंकि आपकी ओजोन लेयर जो है वो डेप्लेट हो रही है, और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की आपकी एटमॉस्फेयर में इंक्रीज्ड अमाउंट की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट में भी चेंज आ रहा है, उसके अंदर जो टेम्परेचर है वो उसका राइज़ हो गया है, फिर ओजोन लेयर जो है वो डैमेज हो रही है, डिप्लेशन हो रही है। ओजोन लेयर को डिप्लेशन के अंदर हमने बहुत से रीजंस देखे थे, जिसके अंदर आपके जो है वो क्लिंट्स थे, जो कि आपके ईंटों के भट्टे हैं, उसमें से धुआं निकलता है, फिर आपकी कार्स ट्रांसपोर्ट्स हैं उनमें से निकलता है, फ्यूम्स यानी कि जिसमें से भी निकल रहे हैं, आपकी बर्निंग गैस है, कोल है, और इसके अलावा आपकी CFC गैसेस हैं, ये सब मिलकर बेसिकली आपकी ओजोन लेयर को डैमेज करती हैं। और ओजोन लेयर क्या है? वो बहुत एक अहम लेयर है जो कुदरती तौर पर जो है वो हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, और वहाँ पर वो बेसिकली सन की उन रेस को, अल्ट्रा वायलेट रेस को हमारे तक पहुँचने में रोकती है, ठीक है। उसको छान के अल्ट्रा वायलेट रेस वो ऊपर रोक लेती है, और छनी हुई जो हमारी सेहत के लिए बेहतर रेज़ हैं वो हम तक ज़मीन में पहुंचती हैं, और हमारी ही कुछ एक्टिविटीज़ की वजह से वो जो लेयर है, वो जो छाननी है हमारी ओजोन लेयर की, वो डैमेज हो रही है। यहाँ पे हमने इस चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देखा। लास्ट जो हमारा टॉपिक इसका रहता था वो ये था कि हमने कौन से ऐसे मेजर्स लिए हैं, इक़दामात किए हैं, जिससे हम ओजोन डिप्लेशन को रोक सकते हैं या उसमें कमी ला सकते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि इन लास्ट फ्यू ईयर्स डिफरेंट कंट्रीज हैव टेकन गुड स्टेप्स फॉर द रिडक्शन ऑफ CFCs एंड देयर आर बेटर रिजल्ट्स। वो कहते हैं कि बहुत से ऐसे मुल्क हैं जिन्होंने बहुत से अच्छे इक़दामात लिए हैं, और CFC क्लोरोफ्लोरो जो आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन था, उस गैस को कंट्रोल करने में जो है उसको इस्तेमाल को कम करके उन्होंने इस ओजोन लेयर को डैमेज होने से बचा लिया है। The information about Earth that was collected from National Aeronautics and Space Administration and other sources shown that the depletion in ozone gas has slowed. वो कहते हैं कि जो इंफॉर्मेशन हमने अर्थ से हासिल की है वो जो है वो नेशनल एरोनॉटिक्स और स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जो आपकी है, ये दो डिपार्टमेंट हैं, इन्होंने जो है वो डिफरेंट सोर्सेज और इसके अलावा यूज़ करते हुए ओजोन लेयर की डिप्लेशन को फील किया है कि वो स्लो हो गई है, ठीक है। यानी कि ओजोन की जो लेयर है वो डैमेज होना, उसका जो डिप्लेशन है, डैमेज है, वो अब कंट्रोल में आ रहा है या वो कम हो गया है, क्योंकि आपने CFC की जगह पे उसके ऑल्टरनेट वेज यूज़ करना शुरू कर दिए हैं, जो कि ओजोन को डैमेज कम से कम करते हैं। द मेन रीज़न ऑफ दिस रिडक्शन इज़ डिक्रीज इन द यूज़ ऑफ CFCs एंड देन कंप्लीट बैन ऑन इट। कहता है कि ये डिप्लेशन, ये जो रिड्यूस है डिप्लेशन के अंदर, ये किस वजह से है? ये CFCs की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस की यूज़ की कमी की वजह से है, और बहुत से ममालिक तो ऐसे भी हैं जहाँ पर ये गैस टोटली बैन कर दी गई है, बंद कर दी गई है। इसके जगह पे कौन सी गैस यूज़ हो रही है? नाउ अदर गैसेज आर यूज इन प्लेस ऑफ CFCs, फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। अब CFC की जगह पर यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह पे हम कौन सी गैस यूज़ कर रहे हैं? हम हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज़ कर रहे हैं, HCFC आप उसको कहते हैं, जो कि गैस जो है वो CFC की निस्बत
कम से कम जो है ओजोन लेयर को डिप्लेक्ट कर रही है। दिस गैस इज़ लेस इंजूरियस एज कम्पेयर टू CFCs। ये वाली जो गैस है ये CFC की निस्बत कम नुकसानदेह है। लेट इट बी होप दैट वी विल सेव ओजोन लेयर टिल द मिडल ऑफ दिस सेंचुरी। देखिए कोशिश है हमारी, हम दुआ करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हम इस सेंचुरी के एंड तक अपनी ओजोन लेयर को डिप्लेट होने से बचा लेंगे, मज़ीद उसके अंदर जो है वो उसमें कमी वाक़या नहीं होगी। यहाँ पर बेसिकली आपका चैप्टर 3 एंड होता है और चैप्टर 4 जो है हम आज बाकायदा तौर पे इसको स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। अब हमने देखा एटमॉस्फेयर, पीछे हमने उसकी इंट्रोडक्शन तो देख लिया, हमने पढ़ा लेयर्स थी उसकी डिफरेंट, और उन लेयर्स के अंदर हमने देखा कहीं पर टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ होता है, कहीं पे डिक्रीज़ होता है। जैसे जैसे आप हाइट पर जाते हैं टेम्परेचर एक लेयर में इंक्रीज़ है तो अगली लेयर में डिक्रीज़ है, उससे अगली के अंदर दोबारा से इंक्रीज़ है, ऐसे ही है। अब ओवरऑल एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर क्या है उसको देखते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे कि बेसिकली डेफिनेशन क्या है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की। जी, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की डेफिनेशन ये है, सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द हीट एंड लाइट, सन रेज कैरी हीट अलॉन्ग विद लाइट टू अर्थ, लाइफ ऑन अर्थ नीड्स दिस हीट फॉर सर्वाइवल। When these rays pass through atmosphere, about half of them are reflected through, therefore about half of them reach earth. When these rays strike earth, few of them are reflected back and few are absorbed by earth, so earth becomes hot. अब होता ये है बेटा कि अर्थ को हीट कहाँ से मिलती है, अगर हम नेचुरली बात करें तो हम लोग की जो बिगेस्ट सोर्स है वो है सन। सन ही आपकी ज़मीन को हरारत भी देता है और रोशनी भी देता है, ऐसे ही है। अब वो कहते हैं कि ये जो सन है ये अपने साथ जब रेज लेकर आ रहा होता है तो वो साथ में हीट भी लेकर आता है, और वो आपकी ज़मीन पर रहने वाली जो जितनी भी लाइफ है, सर्वाइवल है उनका, उसके लिए वो बेनिफिट है। अब आप ये कहें कि हर वक्त ही ठंड रहे तो ये भी मुमकिन नहीं है। हर जानदार को एक मुनासिब हद तक का दर्जा हरारत चाहिए होता है, गर्मी भी चाहिए होती है आपकी बॉडी को वर्किंग के लिए। अगर आप देखें सर्दियों में अगर आप हर वक्त ही ठंडे रहेंगे तो आपसे तो हिला भी नहीं जाएगा, आप तो जुड़ जाएंगे। तो जिस्म को, प्लांट्स को, एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग्स की बॉडी को, हर चीज़ को एक मुनासिब हरारत की भी ज़रूरत होती है जो कि आपका सन जो है वो आपको प्रोवाइड करता है। ये सन रेज जो हैं ये जब आपके एटमॉस्फेयर के ज़रिए गुजरती हुई ज़मीन पर आती हैं तो क्या होता है कि ज़मीन से वो टकराती हैं। अब ज़मीन से टकराती हैं तो क्या होता है कि रेस का किसी भी चीज़ से वो टकराएंगी तो वो क्या होगा, यहाँ पे वो टकराई हैं और उसके बाद यहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक कर जाएंगी। कुछ रेस अंदर अब्जॉर्ब हो जाती हैं डिफरेंट अर्थ की चीज़ों के ऊपर, पानी के अंदर, ज़मीन के अंदर, आपकी जितनी भी इधर उधर आपकी बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर वो रेज़ अब्जॉर्ब हो जाती हैं, हीट को वो अपने अंदर लॉक कर लेती हैं, और कुछ रेज़ जो हैं वो उनसे टकरा कर रिफ्लेक्ट बैक हो जाती हैं, वापस चली जाती हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो अर्थ बिकम्स हॉट, हॉट अर्थ ट्रांसफर हीट टू एटमॉस्फेयर एंड एयर बिकम्स हॉट। अब क्या होता है कि जो हीट उसने अब्जॉर्ब की है ज़मीन ने अपने अंदर, उससे क्या होगा कि ज़मीन गर्म हो जाएगी। ज़मीन गर्म होगी तो वो ऑटोमेटिकली जो उसकी ऊपर आबो हवा है, एटमॉस्फेयर है, वो भी क्या होगी, गर्म होगी। हीट नीचे अगर आप किसी चीज़ को हीट कर रहे हैं तो उसकी हीट जो है वो ऊपर की सतह के को भी जो है वो फील होगी, तो वो नीचे की हीट जो है वो ऊपर एटमॉस्फेयर के अंदर लॉक होना शुरू हो जाती है। ड्यू टू द स्फेरिकल शेप ऑफ अर्थ एट सम प्लेसेस द सन रेज फॉल वर्टिकली एंड अदर एट सम प्लेसेस इन कर्व मैनर। अब अगर हम गौर करें तो अगर हम अर्थ को देखते हैं तो अर्थ क्या है, बेसिकली राउंड है, ठीक है जी। अब सन की जो रेज पड़ती हैं तो वो अगर हम उसको गौर करें तो वो टिल्ट फॉर्म में पड़ती हैं। अब टिल्ट फॉर्म में यहाँ पर रेज दूर हो गई, यहाँ पर रेज दूर हो गई, यहाँ पर रेज जो हैं वो करीब हैं। तो अगर हम ये देखें कि सन की जो रोशनी है बेसिकली वो भी अगर हम उसको गौर कर रहे हैं कि बेसिकली आपका जो सन है वो किस तरीके से अर्थ को जो है वो हीट प्रोवाइड कर रहा है, तो वो भी कहीं पर भी यूनिफॉर्म नहीं है। आपके इर्द गिर्द के जो इलाके हैं, अगर हम उसको कहते हैं कि पोल्स हैं जो बेसिकली साउथ और नॉर्थ पोल, वहाँ पर अर्थ की सन की जो रेज़ हैं वो कम पहुँचती हैं, जबकि सेंटर पार्ट के अंदर जो आपका है वहाँ पर अर्थ की जो सन की जो रेज़ हैं वो ज़्यादा पहुँच रही हैं।
The curved rays have to cover more distance in atmosphere to reach earth. वो कहते हैं जो ये कर्व वाली हैं इनके अंदर जो है वो डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, जितनी दूर तक जाएंगी उतनी उनकी हरारत कम हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ये देखें ना, यहाँ से मैं उधर तक भेजती हूँ हीट को तो वहाँ जाते तक वो काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा, यहाँ से अगर यहाँ तक आएगा तो वो ज़्यादा गर्म होगा। तो वो बिल्कुल इसी तरह है कि सन की जो रेज दूर जाती हैं, कर्व्ड सरफेस के ऊपर जाती हैं, वहाँ पर जो हीट है वो कम होती है, जो कि वर्टिकली जो पड़ रही है उसके ऊपर वो हीट का तनासुब ज़्यादा है। लिहाजा इन इलाकों के अंदर आप गौर करेंगे तो ठंडे इलाके ज़्यादा हैं। ये जो एरियाज़ हैं ये बेसिकली आपकी दुनिया के हॉटेस्ट एरियाज़ के अंदर भी शामिल होते हैं और नॉर्मल में भी। The curved rays have to cover more distance in atmosphere to reach most of the heat is absorbed in air and less heat reaches earth. On the other hand, the vertical rays have to cover less distance, therefore less heat is absorbed in air and more heat reaches on earth. यहाँ पर आपको more heat feel होगी, यहाँ पर आपको less heat feel होगी. Moreover, curved rays spread over more space on earth, so their intensity decreases. Vertically, rays spread on small portion of earth, therefore their intensity is high. Due to these two reasons, temperature does not increase with curved rays but increase due to vertical rays. इन रेस की वजह से ज़मीन गर्म नहीं होती, इन रेस की वजह से जो सीधी वर्टिकली आके आ रही है, ऐसे लगता है ना सूरज सर पे आ गया है, तो वो तब जो है वो आपको रेस जो है वो ज़्यादा फील होती हैं। ड्यू टू दीज टू रीजंस वो कहता है कि टेम्परेचर जो है वो कर्व्ड एरियाज़ के अंदर, कर्व्ड रेस के अंदर इंक्रीज नहीं होता बल्कि वर्टिकल रेस के अंदर इंक्रीज होता है। इन दिस वे द इक्वेटोरियल रीजन आर हॉट ड्यू टू वर्टिकल रेस एंड पोलर एरियाज आर कोल्ड ड्यू टू कर्व्ड रेस। वो कहते हैं इन वजूहात की बुनियाद की वजह से जो आपका इक्वेटोरियल रीजन्स है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इक्वेटर है बेसिकली सेंटर पार्ट, ठीक है जी। यहाँ पर आपको क्या फील हो रहा है, वो कहते हैं कि जो इक्वेटोरियल रीजन है ये हॉट होते हैं, ये वाला एरिया आपका हॉट होता है, जबकि आपके पोलर एरियाज जो हैं ये वाले दोनों, यहाँ पर आपको यहाँ पे आपके कोल्डर एरियाज आ जाते हैं, ठंडे इलाके आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे सनरेज दूर से आ रही हैं और उस लेवल के ऊपर इनके अंदर हीट नहीं है। ये यहाँ पर आपका ये जो है वो बेसिकली आपकी एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। स्केल एंड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। अब जी कोई चीज़ होगी ना जिससे हम इसको मेजर करते हैं, जैसे आप बुखार को मेजर करते हैं तो आप दो चीज़ें यूज़ करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। बिल्कुल उसी चीज़ को, उन्हीं दो स्केल्स को हम यूज़ करते हैं, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। दो ऐसे स्केल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं आपके जो है टेम्परेचर को मेजर करने में, एक सेल्सियस और दूसरा है हमारा जी फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। ये हमारे बेसिकली आपके दो स्केल्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, एक आपका सेल्सियस स्केल है, दूसरा आपका फ़ारेनहाइट स्केल है। यही हम बेसिकली अगर आप आम बुखार को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं तो ये दो स्केल हम इस्तेमाल करते हैं। तो देखें इसको डिटेल में। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इज़ नोन एज टेम्परेचर। In climatic studies, the meaning of temperature is the temperature of air. Temperature is measured by instrument called thermometer. वो कहते हैं किसी भी इलाके की डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि जो भी आपके एरिया है उसके इलाके की जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है, किस हद तक, किस डिग्री तक वो गर्म है, किस डिग्री तक वो कोल्ड है, वो बेसिकली उस इलाके का या उस एरिया का टेम्परेचर है, ठीक है। एटमॉस्फेयर को भी हम इसी तरह करेंगे कि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो किस हद तक कोल्ड है, कितनी डिग्री पे, कितने डिग्री का वो जो है वो हॉटनेस पे है, वो आपकी बेसिकली आपकी टेम्परेचर को मेजर करता है। क्लाइमेटिक स्टडीज़ में वो कहते हैं कि जो टेम्परेचर का मीनिंग है वो ये है, टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड थर्मामीटर। आप कौन से स्केल से इसको मेजर करते हैं? ये इंस्ट्रूमेंट से, इंस्ट्रूमेंट है जी आपका थर्मोमीटर, ठीक है जी। आपका जो थर्मोमीटर है बेसिकली ये आपका यूज़ होता है किस लिए? आपके इस डिग्री को मेजर करने के लिए कि आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर आया होल्ड है या हॉट है या कोल्ड है, ठीक है। ये आपका थर्मामीटर हेल्प करता है। और ये थर्मामीटर आपको टेम्परेचर किस स्केल के अंदर बताता है? सेल्सियस के अंदर या फिर फ़ारेनहाइट स्केल के अंदर आपको ये बताया जाता है।
2 उसके अंदर मेजर होते हैं। थर्मामीटर हैज़ 3 मेन लेवल्स। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग, freezing point is the temperature where water starts turning into ice, absolute zero is minimum possible temperature of any matter, it is impossible to have temperature below absolute zero। वो कहते हैं पहली बात तो ये 3, अब ये सेल्सियस में फ़ारेनहाइट के अंदर थर्मामीटर आपको बताता है टेम्परेचर, और वो आपको 3 जो हैं वो बेसिकली लेवल्स पे बताता है। कौन सा लेवल है जी? एक आपका लेवल है बॉइलिंग पॉइंट, हम कहते हैं जी बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट हम कहते हैं जी फ्रीजिंग। एक लेवल आपका आ गया हॉटनेस का, ठीक है, हॉटनेस लेवल, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। दूसरा आपका आ गया कोल्डनेस लेवल, फ्रीजिंग पॉइंट। हम यहाँ पे इसको बात इस तरह करते हैं कि जी ओहो बहुत गर्मी है, बॉइलिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर इंक्रीज करके, समझ आई बात की। फिर दूसरी बात हम करते हैं बहुत सर्दी है भाई, फ्रीजिंग पॉइंट से भी टेम्परेचर जो है ना वो डाउन जा रहा है, ठीक हो गया। ये बेसिकली लेवल है जिसके ऊपर हम इसको देख रहे होते हैं। फिर तीसरा लेवल है एब्सोल्यूट ज़ीरो। कहते हैं किसी भी मादे का, मैटर का, दुनिया में जो भी चीज़ मौजूद है, मैटर है, ठीक है जी, उसका टेम्परेचर कम अज़ कम भी एब्सोल्यूट ज़ीरो ज़रूर होता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि एब्सोल्यूट ज़ीरो से कम हो। समझ आ गई बात की कि उसका टेम्परेचर कम अज़ कम एब्सोल्यूट ज़ीरो ज़रूर होगा। एब्सोल्यूट ज़ीरो मीन्स नॉर्मल, ना ठंडा ना बहुत ज़्यादा गर्म, नॉर्मल टेम्परेचर। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को इस तरह से मेजर करते हैं तो हमारे पास जो स्केल आता है ना वो बेटा यूँ आता है, ये ज़ीरो आ गया, दिस इज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो, ठीक है। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये +1 +2 +3, ये आपका हॉटनेस की तरफ जा रहा है, ठीक है। और अगर हम नेगेटिव की तरफ जाते हैं -1 -2 -3, तो ये आपका कोल्ड लेवल जा रहा है। सो यहाँ पर वो कहते हैं कि एब्सोल्यूट ज़ीरो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ज़ीरो से बिलो नहीं होगी, यानी कि इससे कम कोई डिग्री नहीं है। इससे कम डिग्री में -1 -2 -3 के अंदर फ्रीजिंग पॉइंट चला जाता है, +2 +3 +4 अप टू सो ऑन बॉइलिंग पॉइंट तक चला जाता है। ये है जी बेसिकली आपका टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? थर्मामीटर। स्केल कौन से हैं? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ठीक है जी। और लेवल कितने हैं? 3 लेवल हैं। कौन सा जी? बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, एब्सोल्यूट ज़ीरो। यहाँ पे ये आपका जो स्केल, इंस्ट्रूमेंट और टेम्परेचर मेजरमेंट के जो लेवल्स हैं वो आपके क्लियर हो गए हैं। इसके बाद आता है हीटिंग ऑफ अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, कि ज़मीन गर्म कैसे होती है और एटमॉस्फेयर का उसमें क्या रोल आता है, वो उसको देखते हैं जी। हीटिंग ऑफ अर्थ एंड द एटमॉस्फेयर, सरफेस ऑफ अर्थ इज़ नॉट यूनिफॉर्म, ज़मीन यूनिफॉर्म नहीं है। ये हमने, अगर आपको पहला चैप्टर याद है तो हमने उसके अंदर पढ़ा था कि हर जगह से ज़मीन जो है वो सेम नहीं है। कहीं पर पहाड़ है तो कहीं पर समंदर है, कहीं पानी है, कहीं खुश्की है, ऐसे ही है ना, तो वो यूनिफॉर्म नहीं है। Somewhere there is water and somewhere there is dry land. The dry places become hot and cold more rapidly than the wet places. अब जो इलाके खुश्क हैं, गर्म ऑलरेडी हैं, वो ड्राई प्लेसेस जो होंगे, यानी कि खुश्की वाले इलाके हैं, वो ज़्यादा गर्म होंगे, कोल्ड भी ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे सर्दी भी ज़्यादा होती है, गर्मी भी ज़्यादा होती है। जबकि आपके जो वेट एरियाज़ हैं, यानी कि जहाँ पे समंदर है, दरिया हैं, वो जो ज़मीन है वहाँ पर वो जो टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है, मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा ना तो ठंडा है ना बहुत ज़्यादा गर्म है। सो द कॉन्टिनेंट्स बिकम हॉट ड्यूरिंग समर एंड कोल्ड ड्यूरिंग विंटर। तो वो जो कहते हैं कॉन्टिनेंट्स यानी जो खुश्की के खित्ते हैं वो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं और सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्द होते हैं। सन रेज हीट अर्थ सरफेस विदाउट हीटिंग एटमॉस्फेयर, जो सन रेज हैं वो आपकी अर्थ सरफेस को गर्म कर देती हैं विदाउट हीटिंग एटमॉस्फेयर, और उसके अंदर वो एटमॉस्फेयर को गर्म नहीं करती हैं। मैंने अगर शुरू में आपको बताया था कि वो क्या होता है, सन रेज डायरेक्टली आपकी अर्थ को टकराती हैं और रिफ्लेक्ट बैक होती हैं। गर्म किस चीज़ को वो करती हैं? ज़मीन की सतह को, सरफेस ऑफ अर्थ को, ना कि एटमॉस्फेयर को। इज इट क्लियर?
एटमॉस्फेयर गर्म कब होती है? जब आपकी ज़मीन गर्म हो जाती है और यहाँ से हीट ऊपर उठती है और एटमॉस्फेयर में जाती है, आबो हवा के अंदर जाती है। ठीक है, ये गौर रखना है आपने, इसको भी हम डायग्राम में देखते हैं। एज दिस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लोअर साइड, द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर हॉटर एंड द अपर पोर्शन इज कूलर। अब हो क्या रहा है कि ये है जी आपका सन बेसिकली, ठीक है जी। अब यहां से हीट आपके बेसिकली आ रही है सरफेस ऑफ अर्थ पे, ठीक है, ये आपकी सरफेस ऑफ अर्थ है जहाँ पर आप डिफरेंट जो हैं वो प्लांट्स मिलते हैं या आपके ह्यूमन बींग्स रहते हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? अब क्या हो रहा है कि जो सन रेज हैं ये बेसिकली आपकी आके यहाँ पर सरफेस ऑफ अर्थ पे टकरा रही है, ठीक है। यहाँ पे ये टकराई, इसने एटमॉस्फेयर यहाँ पर है आपकी, ठीक है। उसके अंदर अभी कोई अमल दखल इसका नहीं है, वो डायरेक्ट इधर आई, यहाँ से बेसिकली क्या हुआ कि वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई। यहाँ से अब हीट जो है वो क्या हो रही है, वो कहाँ जा रही है? आपकी एटमॉस्फेयर के अंदर जा रही है ये बेसिकली। और यहाँ पर एटमॉस्फेयर के अंदर आपके क्या हैं? क्लाउड्स। अगर आपको पिछला चैप्टर याद है तो फर्स्ट लेयर के अंदर क्या थे? क्लाउड्स थे, बादल थे। अब यहाँ से ये हीट किसके अंदर जा रही है? बादलों के अंदर जा रही है, बादल बन रहे हैं। यहाँ पे अब डिफरेंट प्रोसेस हो रहा है, आपका वाटर वेपर प्रोसेस, वेपराइजेशन का प्रोसेस भी हो रहा है, हीट एब्जॉर्बेंट भी हो रहा है। तो वो कहता है कि यहाँ से जब हीट अंदर जाती है तो जो पहली लेयर है एटमॉस्फेयर की वो गर्म होगी और उसके ऊपर वाली लेयर्स बनिस्बत उसके ठंडी होंगी। क्लियर हो गया यहाँ पे? अर्थ गेट्स हीट फ्रॉम सन रेज ड्यूरिंग डे टाइम एंड रिलीजेस हीट एट नाइट। जो बेसिकली आपकी ज़मीन दिन भर गर्म होती है वो रात के अंदर अपनी हीट को रिलीज़ कर देती है। सारा दिन यहाँ पे सूरज पड़ता रहा, ज़मीन क्या होती रही? गर्म होती रही। जैसे ही शाम हुई इसने अपनी हीट रिलीज़ कर दी, छोड़ दी, और वो जो हीट उसने छोड़ी है, जो रिलीज़ हुई है, वो कहाँ चली गई है? आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। द एरियाज विद डार्क कलर्ड रॉक्स अब्जॉर्ब हीट एंड रिफ्लेक्ट लेस सन रेज, सच डार्क एरियाज आर कंपैरेटिवली मोर हॉट। अब इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल मैं आपको बताने लगी हूँ कि जो आपके पहाड़ी इलाके हैं, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं तो हमारे यहाँ दो तरह के पहाड़ी इलाके शामिल हैं, ठीक है। मगरबी साइड पे आप जाते हैं, जो आप मरी वगैरह सैर करने गए होंगे, नारायण कहान गए होंगे, ठीक है, उस साइड पे आप जाते हैं, आपने गौर किया कि वहाँ पर जो ज़्यादातर पहाड़ हैं वो ग्रीनरी से भरे हुए हैं, ठीक है। वहाँ पर जो सर्दियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा ठंडी होती हैं और गर्मियाँ जो हैं वो नॉर्मल अच्छा वाला टेम्परेचर होता है। इवन कई जगहों के ऊपर आपको ठंडक का भी एहसास होता है, ऐसे ही है। अच्छा जी, अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बेसिकली दूसरे पहाड़ कैसे हैं। अब आते हैं हम नॉर्दर्न एरियाज से बलूचिस्तान वाले पहाड़ों के। सर्दियों में बहुत ठंड होती है, शदीद किस्म की बर्फ़ जमती है, लेकिन गर्मियों के अंदर उतनी ही शिद्दत की गर्मी होती है। रीज़न क्या है? वो पहाड़ जो हैं वो बेसिकली पथरीले हैं, वहाँ पर ग्रीनरी भी नहीं है, वहाँ पे झाड़ियाँ हैं, ठीक है। उन पत्थरों की वजह से क्या होता है कि जब सन रेज़ दोपहर में दिन के वक्त वहाँ पर पड़ती हैं तो वो सन रेज़ को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जमा कर लेते हैं। पत्थर जो हैं वो कम से कम हीट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं, बल्कि पत्थर उल्टा उससे गर्म हो जाते हैं। रात में जब मौसम ठंडा होता है, सूरज यानी गरूब हो जाता है, तो वो जो पत्थर हैं वो अपनी हीट को रिलीज़ करते हैं। इज़ इट क्लियर? यहाँ पर ये जो है वो क्लियर कर रहा है कि जो इलाके पथरीले होते हैं या जहाँ पर डार्क कलर के स्टोन्स होते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन के ऊपर, वो एरियाज़ जो हैं वो अपने अंदर ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती हैं बनिस्बत दूसरी ज़मीन के। सच डार्क एरियाज आर कंपैरेटिवली मोर हॉट। ये वाले जो डार्क एरियाज होते हैं ये दूसरे इलाकों की बनिस्बत ज़्यादा गर्म होते हैं। व्हेन द रेज एब्जॉर्ब बाय द अर्थ आर रिलीज, हीट इज़ ट्रांसफर टू एटमॉस्फेयर। वो कहते हैं कि जो हीट है वो ज़्यादा अर्थ अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी और ज़्यादा तादाद के अंदर ट्रांसफ़र करेगी। जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगी उतनी ही हीट अपने एटमॉस्फेयर के अंदर वो ट्रांसफ़र करेगी। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर क्या होती है जी? अर्थ हीट्स द लोअर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, देन दिस हीट रीचेज द अपर पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर, इट अप्रूव्स बाय द लोअर एटमॉस्फेयर इज मोर हॉट एंड एज वी मूव अपवर्ड्स टेम्परेचर कीप्स ऑन फॉलिंग।
वो कहते हैं कि शुरू में टेम्परेचर जो होगा वो आपको कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा, गर्म मिलेगा एटमॉस्फेयर का। उसके बाद क्या होगा कि जैसे जैसे आप एटमॉस्फेयर के ऊपर ऊपर जाते जाएंगे लेयर के ऊपर, तो वो टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा, यानी कि वहाँ पे हीट जो है वो उसकी में कमी वाक़या हो जाएगी। दिस इज़ नोन एज द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर, कि जैसे जैसे ये एटमॉस्फेयर के अंदर जा रहा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, माइनस होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। और वो माइनस टेम्परेचर जो है बेसिकली दिस काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कहलाती है, यहाँ पे वो प्लस था, ठीक है, ऊपर जाके वो क्या हो गया, माइनस हो गया, यानी कम हो गया है। तो ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन है हीट की वर्टिकल फॉर्म में, ऊपर की फॉर्म में जो जा रही है, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। द टेम्परेचर डिक्रीजेस बाय 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड्स एट एवरी 1000 मीटर हाइट। वो कहते हैं कि 1000 मीटर हाइट, जितना आप 1000 मीटर ऊपर जाते जाएंगे, जो टेम्परेचर है वो 6.5 डिग्री नीचे आता जाएगा, कम होता जाएगा। समझ आ रही है बात की, कि आप जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है। आप हाइट पे जाते जा रहे हैं, ठीक है, जितनी आपकी हाइट बढ़ती जाएगी, यानी कि ज़मीन से आप जितना ऊंचा जाते जाएंगे टेम्परेचर उतना नीचे आता जाएगा। इसलिए जब हम बेसिकली पहाड़ी इलाकों में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, जैसे जैसे आप पहाड़ी इलाकों की तरफ जाते हैं आपको क्या लगता है कि गर्मी कम होती जा रही है, जो टेम्परेचर है वो क्या हो रहा है, नीचे आ रहा है, सर्दी फील होना शुरू हो जाती है, ठंडा ठंडा मौसम लगना शुरू हो जाता है। ड्यू टू दिस वेरिएशन द टेम्परेचर रेशो ऑल्सो वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वो कहते हैं इसकी वजह से, यहाँ पे वो कह रहे हैं देयर आर सी, डेजर्ट्स, लैंड एंड माउंटेन्स एक्सेट्रा ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। ज़मीन पर, सतह ज़मीन के ऊपर आपको कहीं पर समंदर मिलते हैं, कहीं पे सहरा हैं, कहीं पे मैदान हैं, कहीं पे पहाड़ हैं। लिहाजा ज़मीन की निस्बत से जो वैरायटी, जो वेरिएशन आपको मिल रही है, उस लिहाज से अगर हम देखें तो टेम्परेचर भी हर जगह पर डिफरेंट है। समंदरी इलाकों में डिफरेंट होगा, सहराई इलाकों में, डेजर्ट्स में डिफरेंट होगा, माउंटेनियस एरियाज़ के अंदर डिफरेंट होगा, मैदानी इलाकों के अंदर, प्लेन एरियाज़ के अंदर टेम्परेचर आपका टोटली डिफरेंट होगा। ये इसके अंदर भी आपको टेम्परेचर रेशो के अंदर भी वेराइटी मिलेगी, वेरी करेगा, वो डिफरेंट होगा। At dawn and sunset, the sun rays fall on earth in curved manner, so there is less heat. वो कहते हैं कि सुबह के वक्त में और जब ये सूरज तलू होता है और सूरज गरूब होता है, ये दो टाइम भी ऐसे होते हैं जब के टेम्परेचर जो है वो कम होता है। समझ आ रही है बात की, जब सूरज निकलता है तब भी उसकी हीट इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और जब सूरज गरूब हो रहा होता है तब भी वो अपनी हीट को लॉस कर रहा होता है। तो ये दो टाइम भी इस तरह के होते हैं कि वहाँ पर उन इलाकों के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट हो जाता है। हो सकता है दिन के वक्त उसका टेम्परेचर 45 प्लस हो, लेकिन जब एट डे टाइम यानी 12 बजे के करीब जब सूरज बिल्कुल सेंटर में आ जाता है तो हो सकता है उसका टेम्परेचर 45 प्लस हो। लेकिन जब सूरज निकला था और जब सूरज गरूब हो रहा है, ये दो टाइम ऐसे हैं जिसके अंदर उसका टेम्परेचर वो 45 से डिफरेंट हो जाएगा। सुबह निकलने का उसका टेम्परेचर कम होगा और जब गरूब हो रहा होगा तब भी उसका टेम्परेचर 45 से बिलो चला जाएगा। यहाँ पे वो यही बता रहा है कि एट 12 o'clock ऑफ नून द सन रेज फॉल वर्टिकली ऑन अर्थ सो देयर इज मोर हीट, कि 12 बजे के करीब जब सूरज बिल्कुल वर्टिकल हो जाता है, अर्थ के ऊपर उसकी रेज जो हैं वो वर्टिकल आ रही होती हैं, उस टाइम पर हीट जो है वो ज़्यादा फील हो रही होती है, हमें ज़्यादा गर्मी का एहसास होता है। यहाँ पे बेसिकली आपकी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एंड हो रही है। और नेक्स्ट जो है वो आपका एयर प्रेशर है टॉपिक। एयर प्रेशर जो है वो भी बेसिकली आपका एटमॉस्फेयर टेम्परेचर से रिलेटेड है। इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक आपने इससे रिलेटेड जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, MCQs हैं और लॉन्ग क्वेश्चन हैं, उसको आपने याद करना है। एक टेस्ट आपका हो चुका हुआ है, आई होप उसको आपने बहुत अच्छे तरीके से किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स को भी इसी तरह बेटा लर्निंग के अंदर कॉन्टीन्यूटी में रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।